नमस्ते। इस लेक्चर में डीपीपी 1, 2 और 3 के उन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे जो आपने पूछा है। डीपीपी 1 में 34, डीपीपी 2 में 27 और डीपीपी 3 में 40 प्रॉब्लम्स हैं। कुल मिलाकर होता है 101। और थ्योरेटिकल डिस्कशन के दौरान भी बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, एच.सी. वर्मा का, यूरोडोव का और कुछ अलग से भी। कुल मिला के बात करें तो मोर और लेस एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, इस पे तकरीबन 125 क्वेश्चन तक डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। 125 प्रॉब्लम कहते हैं इसको। फ्रेंड्स, 24 आवर्स आप घर पे हैं। इस दौरान भी अगर आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं बना पाएंगे, 2-4 बार करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस डेवलप नहीं होगा, आपका स्किल बूस्ट नहीं होगा और ये गलती सिर्फ आप ही की होगी। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहिए। अगर बन गया आपसे तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन वह डिस्कशन का क्वेश्चन था। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बेहद सिंपल हैं, जिसे किसी भी सूरत में पूछा नहीं जाना चाहिए। बट हमारा मिशन आपके द्वारा पूछे गए प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना है, तो हम उन सारे क्वेश्चंस का इस वक्त डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो लेक्चर नंबर 39 है। एक लेक्चर और हम तैयार करेंगे, नंबर 40, टॉपिक फर्स्ट के रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ का। हम थोड़ा और आपका वेट कर रहे हैं कि डीपीपी 1, 2, 3 के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई अदर बुक्स के प्रॉब्लम्स में आप हैं, तो आप हमसे वह डिस्कशन करवा लेंगे। 41 नंबर लेक्चर से हम लोग दूसरे टॉपिक में इंटर करेंगे। टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे पहले एक टेस्ट होगा। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, डीपीपी 1 के क्वेश्चन जो आपने पूछा है देखिए। डीपीपी 1 से फ्रेंड्स 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 और 29। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, the acceleration for electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart is. DPP 1 question 21। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन और इस जगह पे प्रोटॉन को आप एज्यूम करते हैं। उसके बीच का सेपरेशन है 1 एंगस्ट्रम। इनके बीच जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा आप F मान लीजिए। तो क्वेश्चन कहता है कि आप एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कीजिए और आप एक्सेलरेशन प्रोटॉन का कैलकुलेट कीजिए। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू ma। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स चाहिए और मास चाहिए। कोलंबियन फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन के वजह से जितना फोर्स काम करेगा, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के वजह से फोर्स की वैल्यू उतनी ही होगा। मीन्स जब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करेंगे तब जिस फोर्स का यूज करेंगे, प्रोटॉन के एक्सेलरेशन के लिए भी उसी फोर्स का इस्तेमाल करना है। दोनों का मास अलग है, तो आप मास को जैसे पुट कीजिएगा उनका एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फोर्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए। K मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R²। K का मतलब 9 × 10⁻⁹,
चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल ही होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर सकते हैं। और 1 एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻9 ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻38, और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻20। तो F इक्वल्स टू कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बहुत फेमस डेटा है, याद ही हो जाता है। 23.04 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻29 -29, ये -38 में से 9 आप माइनस करेंगे, अपॉन 10⁻⁻20। ये ऊपर जाएगा +20 हो जाएगा, बचेगा 9। तो इस वक्त जो आपका फोर्स बचता है वह 23.04 इंटू 10⁻9 न्यूटन बचता है। चूंकि हमें ये आंसर तो देना है नहीं, इसलिए जब हमारा ये आंसर नहीं है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल्स टू ma, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा F/m। अब हम जब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है प्रोटॉन के वजह से, वह सेम होगा जब ये फोर्स प्रोटॉन पे काम करेगा इलेक्ट्रॉन के वजह से, केवल मास का डिफरेंस है। तो फोर्स के जगह पर लिख दीजिए कितना, 23.04 इंटू 10⁻9, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻31। अब सॉल्व कर लीजिएगा, हम आंसर के मुताबिक लिख देते हैं। इट इज 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर हो गया। उसी तरीके से एक्सेलरेशन प्रोटॉन का निकालिएगा, तो फोर्स तो वही रहेगा, बस मास आपको प्रोटॉन का पुट करना होगा। तो 23.04 इंटू 10⁻9 अपॉन मास प्रोटॉन का पता है ना फ्रेंड्स, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इससे भी सॉल्व करके जो रिजल्ट दीजिएगा वह कुछ ऐसा होगा। आप आंसर मिला लीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो डिस्कशन मेरे से कर सकते हैं। ये था DPP1 का क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर्स P and Q have their centers separated by a distance of 60 centimeter. The radii of P and Q are negligible compared to the distance of separation. The mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम is। ये तो फ्रेंड्स फंडामेंटल क्वेश्चन था, मीन्स आपके फार्मूला पर बेस्ड है। तो यहीं पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है। एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। स्फीयर के सेंटर से लेकर के सेंटर तक हमें जाना है, तो चले गए, ठीक है। तो सेंटर से लेकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका 60 सेंटीमीटर। एक स्फीयर को P कह दिया, एक स्फीयर को Q कह दिया गया। दोनों पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वह 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। तो कह रहा है कि बतलाइए इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है। फ्रेंड्स, कूलम्स लॉ कहता है F इक्वल्स टू K mod Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 दोनों यही है, दोनों पे चार्ज सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक लाइन है जिसका कोई मतलब नहीं है कि इस स्फीयर्स का जो सेंटर है वह इस सेपरेशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इट मीन्स आप उस स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं और जैसे ही पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे कूलम्ब्स लॉ यूज आप कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ यूज किया जाए, F इक्वल्स 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 3.2 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10⁻⁻2 मीटर, उसका स्क्वायर कर दीजिए और फिर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। हम लिख देते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻3। दो क्वेश्चन DPP 1 से पूछे गए थे। अब ठीक से देख लीजिए, और भी क्वेश्चन हो तो एक और चांस है, फिर नया टॉपिक शुरू होने के बाद DPP 1 2 3 में मूव नहीं करेंगे। अब DPP 2 से इस वक्त दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 25 और एक 27। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब HC वर्मा से लिया गया है, इसलिए HC वर्मा का लेक्चर देखिए तो 27 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे DPP का जो 27 नंबर है वो शायद वहाँ का 31, HC वर्मा का 31, 32, 33 एक साथ बतलाए थे, वो क्वेश्चन है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जबकि ये क्वेश्चन हमसे आजकल में पूछा गया है और उससे पहले वीडियो लेक्चर्स हम दे चुके थे। मतलब लोग ठीक से वीडियो लेक्चर्स का स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप कीजिए, आप जितना पूछ सकते हैं उससे ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 27 नंबर तो इस वक्त डिस्कस करना जरूरी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन करिएगा। हम बात कर रहे हैं 25 और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल पीथ बॉल्स each carrying a charge Q are suspended from a common point by 2 strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium. क्वेश्चन को डायग्राम से समझिए। आखिरी क्वेश्चन है आपके DPP का 2 का HC वर्मा का, जो इस वक्त तक पूछा गया है। DPP 2 क्वेश्चन नंबर 25। ये सपोर्ट लिया मैंने, सीलिंग कह सकते हैं आप। 2 आइडेंटिकल पीथ बॉल है जो 2 स्ट्रिंग इक्वल लेंथ का उसके थ्रू सस्पेंड करा गया है। दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये पीथ बॉल 1 पीथ बॉल 2 आइडेंटिकल है, मतलब दोनों पर मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, स्ट्रिंग का लेंथ सेम है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों स्ट्रिंग के बीच जो एंगल बन रहा है इट इज 2 थीटा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके बॉल का मास कितना है, आप ये कैलकुलेट कीजिए। ओके, किसी एक बॉल का एबीडी बनाइए, या फिर कि VVI इक्वेशन अगर याद है तो उससे काम कर लें, और काम कर ही लेना चाहिए। फ्रॉम VVI इक्वेशन F इक्वल्स टू mg इंटू टेन थीटा। अब इस जगह पर हमें केवल मास कैलकुलेट करना है और थीटा बहुत छोटा है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में किसी भी तरह से नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में टेन थीटा ज्यों का त्यों रह जाएगा। बाकी को सॉल्व करते हैं। फोर्स के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का चार्ज सेम Q स्क्वायर,
और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको x अगर एज्यूम कर लें तो यहाँ पुट करना होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी इंटू टेन थीटा। फ्रेंड्स अब केवल सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एम जी टेन थीटा इक्वल्स, इसको इधर लिखते हैं, आसानी होगा समझने में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमें m कैलकुलेट करना है, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा g इंटू टेन थीटा। m इक्वल्स क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर और टेन थीटा ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन टेन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉट थीटा। अब एक ही काम करना है, यहाँ आपका जो x है जो आपने एज्यूम कर रखा है उस वेरिएबल को नोन पैरामीटर्स के टर्म में रिप्लेस करना है। सिचुएशन को एक बार और देख लेते हैं। अगर एक वर्टिकल लाइन खींच दें और दोनों का मास सेम है तो दोनों थीटा इक्वल होएगा। जब दोनों थीटा इक्वल होगा तो ये टोटल डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस हो जाएगा x/2 और ये आपका l है। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा का यूज करते हैं आप तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x/2 इंटू l और यहाँ से x निकाल लेंगे तो 2 इंटू एल इंटू साइन थीटा आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। पुट कर दीजिए क्यू स्क्वायर इंटू कॉट थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी और एक्स स्क्वायर मीन्स 4l स्क्वायर 2l का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट लाइन लिख रहे हैं, आपका जो m है जो आंसर है m इक्वल्स क्यू स्क्वायर कॉट थीटा 4 इंटू 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आपका जो पीथ बॉल सस्पेंड कर रहा है उसका मास इतना है क्यू स्क्वायर कॉट थीटा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो DPP2 का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन हम बतला चुके हैं। इस वक्त हमसे जो पूछा गया था हमने बतला दिया। DPP2 का काम इस लेक्चर में समाप्त हुआ। अब DPP3, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 27 नंबर, 28 नंबर, 39 नंबर और 40 नंबर, 5 क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं। नंबर 13, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज्ड विथ सेम चार्ज इज F। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों को सेम अमाउंट Q से चार्ज करा गया है और तब उसके बीच फोर्स काम कर रहा है F। लाइक दिस, यहाँ का चार्ज Q, यहाँ का चार्ज Q, दोनों के कुछ डिस्टेंस होगा R, तब काम कर रहा था फोर्स F। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 1। If 50% charge of one sphere is transferred to the other sphere, then the new force will be। इसका 50% चार्ज आप इसको दे दिए तो अब क्या हो जाएगा? नाउ 50% का मतलब Q/2, तो इसमें से Q/2 माइनस हो गया, इसमें Q/2 प्लस हो जाएगा। इसका Q/2 माइनस करेंगे तो Q/2 बचेगा, इसमें Q/2 प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3Q/2। डिस्टेंस मीडियम नहीं बदला गया है लेकिन फोर्स तो डेफिनेटली बदल जाएगा। अब फोर्स कितना होगा? Q/2 इंटू
3q/2 अपॉन r स्क्वायर। एफ डैश इक्वल्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर में 3 है और नीचे में 2 इंटू 2 4 है। इक्वेशन 2 बन गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों कंपेयर कर दीजिएगा तो एफ डैश के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के जगह पर एफ लिख सकते हैं, मीन्स 3/4f। आपका ये आंसर दिखेगा 3/4f। ओके, 13 के बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है 27। Four charges are placed at the circumference of the dial of a clock as shown in figure. If the clock has only 4 hands, then the resultant force on a positive charge Q0 placed at the center points in the direction which shows the time as। ये रीजनिंग है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक घड़ी है जिसमें 4 हैंड मान लिए गए हैं और हर हैंड के वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो उनके वजह से सेंटर पे जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा वो किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसको एक निडल मान के आप वहां पर टाइम को देखिए। बस घड़ी यहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ 12 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा, यहाँ पे 6 बजेगा, यहाँ पे 9 बजेगा और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0 का। तो ये वाला जो चार्ज है वह इन सब के वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव इस चार्ज को रिपेल करेगा दिस वे, ये पॉजिटिव इस चार्ज को रिपेल करेगा दिस वे, ये निगेटिव इस चार्ज को रिपेल अट्रैक्ट करेगा निगेटिव और ये पॉजिटिव, बट दिस वे ये निगेटिव इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा दिस वे। तो इसका जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे आप, सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इधर F और F2F काम करेगा, इधर F और F2F काम करेगा और फिर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, वो है फॉर्मूला 2 × x × cos θ/2। 2x के जगह पर यहाँ पे 2f इस्तेमाल होगा। cos थीटा हो गया 90/2 इट इज 45 डिग्री। तो एक आंसर ये हो जाएगा, जब सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ सॉल्व नहीं करना है। और डायरेक्शन जानते हैं अल्फा = θ/2, तो थीटा 90/2 हो जाएगा 45 डिग्री। एक्चुअली इसी से मतलब है, यानी ठीक बीच में इसका रिजल्टेंट दिखेगा आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 6, यहाँ पर 9, तो ये है आपका 6 बज रहा है, इस जगह पर 9 बज रहा है, तो उसके ठीक बीच में कितना बचेगा, तो कितना बजेगा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 87:30 यह 7:30 बजे को रिप्रेजेंट करेगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन को हम डन लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप याद कीजिए कि जब हम इक्विलिब्रियम बेस्ड डिस्कशन कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया होगा ग्रेविटी फ्री स्पेस। हम बस रिकॉल करते हैं, आपका अगर ग्रेविटी के प्रेजेंस में किसी पॉइंट से 2 बॉल को आपने सस्पेंड कर दिया तो इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा कंडीशन बन जाता है। लेकिन ग्रेविटी फ्री स्पेस में यह दोनों बिल्कुल अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से एक स्ट्रेट लाइन पे कुछ इस तरह दिखेगा, जिसके बीच की एंगल हो जाती है 90 डिग्री और लेंथ को कैपिटल L से मान लिया गया, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2L, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री और फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे आप
1/4πε0 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये एप्लीकेशन ग्रेविटी फ्री स्पेस का था जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आपका 2 क्वेश्चन और है, नंबर है 39 और 40। आप इन्हें भी अच्छे तरीके से देखिए। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो सुना जाए। कहता है ए बी 39 वो 38 था। चार्ज क्यू ऑफ मास एम, चार्ज क्यू है और पार्टिकल का मास एम है, रिवॉल्व्स अराउंड अ पॉइंट चार्ज, revolves around a point charge q due to electrostatic attraction so that its period of revolution is given by। एक पॉइंट चार्ज है सेंटर पे और एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो इस सर्किल पे मूव कर रहा है। इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है इसके वजह से, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, इसके वजह से यह मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम कर रहा है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कैपिटल लिया गया है तो कैपिटल आर का स्क्वायर। तो कह रहा है कि यहां से यह मोशन करना शुरू करेगा, फिर एक साइकिल कंप्लीट करेगा यहां पे पहुंच के। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा होता है तो ओनली ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है, इसलिए डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोनर की तरह एक्ट कर रहा है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा वो भी F हो जाएगा, विच इज mv²/r। अब दोनों को आप रिलेट कर लीजिए, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैपिटल इक्वल्स mv²/r। थोड़ा सॉल्व पहले कर लेते हैं। के क्यू क्यू अपॉन आर इक्वल्स mv²। हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एक फार्मूला दिया हुआ है उसे प्रूफ करना है। तो आपको वेलोसिटी से पहुंचना पड़ेगा। देखिए ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π/t और v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा। ठीक है, तो हम अगर यहां से ओमेगा रिप्लेस करेंगे तो v अपॉन r हो जाएगा। तो v अपॉन r इक्वल्स टू 2π/t। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr/t। v² के जगह पर लिखेंगे 4π²r²/t²। इस वैल्यू को ले जा करके यहां पर पुट कर दीजिए। नाउ के क्यू क्यू अपॉन आर इक्वल्स m 4π²r², ये पुट करें अपॉन t²। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 1/4πε0 लिखा जाए, q इंटू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू r, ओके, इक्वल्स 4π²r² m अपॉन t²। तो q इंटू क्यू इंटू t², क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू 4 16, π² इंटू पाई, पाई क्यूब इंटू ε0, r² इंटू r क्यूब इंटू m। तो t² का रिजल्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, t² इक्वल्स 16 पाई क्यूब ε0 r क्यूब इंटू m अपॉन क्यूब इंटू क्यूब। 16 पाई क्यूब ε0 m r क्यूब क्यूब इंटू क्यूब,
यही फॉर्मूला प्रूफ करना था। यहीं से अगर टाइम पीरियड की बात करी जाएगी तो 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन एम क्यू इंटू क्यूब टू द पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन था। आखिरी 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। Two balls A and B of same mass capital M and charges Q minus Q are suspended by two strings of same length from two different suspension points S1 and S2. If S1 S2 equals to 3x and AB equals to x, then so that tension in the strings is T equals Q square L upon 4 pi epsilon naught x cube and B tan theta equals to Q square upon 4 pi epsilon naught x square mg। सिंपल है, सब कुछ फिगर में ही गिवन है। आपने पूछा है, आप ठीक से देखिए। क्वेश्चन छोटा हो, क्वेश्चन हल्का हो, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हर क्वेश्चन को ठीक से देखा जाना चाहिए और क्वेश्चन चाहे जो भी लोग पूछे हों, सब लोग उस क्वेश्चन को देखिए, अपने जो फेयर कॉपी तैयार कर रहे हैं उसमें ऐड कीजिए। आखिरी क्वेश्चन इस वक्त का, दो दिन से आप हम लोग को रोके हुए थे। इतना स्लो आप काम कीजिएगा, कितना बेनिफिट आप उठा पाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने मन से तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, पूछ पूछ के ही काम करना पड़ेगा। ये थीटा है, ये थीटा है। इस इंड को S1, इस इंड को S2 कहा गया है और क्वेश्चन के मुताबिक S1 से S2 तक 3x है और A से लेके B तक x है। फ्रेंड्स, ये है आपका x, तो 3x में से x चला गया तो 2x बचा और दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होगा तो 2x 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। x x x टोटल 3x। अब क्वेश्चन कह रहा है ये डिस्टेंस x हुआ कि यहाँ पे चार्ज प्लस q है और यहाँ पे चार्ज माइनस q है और इसका भी मास कैपिटल M है, इसका भी मास कैपिटल M है। तो आप टेंशन जो स्ट्रिंग में काम कर रहा है उसका फॉर्मूला प्रूफ कीजिए और यहाँ जो टेन थीटा होगा उसको प्रूफ कीजिए। ओके, किसी एक बॉल का FBD बना लीजिएगा तो आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। फ्रॉम द FBD ऑफ बॉल A, हालांकि हम डायरेक्ट VBI इक्वेशन लिख सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ कौन काम करेगा? टेंशन। नीचे कौन सा फोर्स काम करेगा? mg, और ये इसके द्वारा अट्रैक्ट होगा। दिस वे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टेंशन का ये वाला कंपोनेंट T cos थीटा, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा। तो F इक्वल्स टू T sin थीटा और T cos थीटा इक्वल्स टू mg इन इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे आप? F इक्वल्स T sin थीटा एंड mg इक्वल्स T cos थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर देते हैं। F अपॉन mg इक्वल्स T sin थीटा अपॉन T cos थीटा, कैंसिल। तो F अपॉन mg इक्वल्स tan थीटा। हम इसी को लिखा करते हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। F इक्वल्स टू आपको मिल रहा है mg tan थीटा। इसलिए फ्रेंड्स कभी कभी हम लोग इतना काम न करके डायरेक्टली लिख देते हैं फ्रॉम VBI इक्वेशन
इन दिस केस एफ इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा, और आप भी इससे बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो चुके होंगे। अब क्वेश्चन के मुताबिक कारोबार करते हैं। पहले हमको टेन थीटा निकालना आसान लगता है, इस वक्त बी कैलकुलेट कर लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स फोर्स 4 पाई के टर्म में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब ये डिस्टेंस जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एक्स स्क्वायर। एफ की वैल्यू हो गई, और नीचे एम जी है तो एम जी आप सेट कर दीजिए। आंसर यही है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। तो एक आंसर फ्रेंड्स हम लोग का हो गया। अब हम ए सॉल्व करेंगे। तो ए सॉल्व करेंगे तो हमको टेंशन कैलकुलेट करना है। हम एफ इक्वल्स टू टी साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, चार्ज के टर्म में है तो एफ वाला यूज करना चाहिए। हालांकि दोनों से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आंसर देखना इसलिए पड़ता है कि आपको प्रूफ क्या करने को कह रहा है। तो प्रूफ करने को जो रिजल्ट दे रहा है वो चार्ज के टर्म में है, तो हम एफ यूज कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ इक्वल्स टी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो जान रहे हैं, टेंशन हमें कैलकुलेट करना है, और साइन थीटा। फ्रेंड्स ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। स्ट्रिंग का लेंथ क्वेश्चन में गिवन है L लेंथ का स्ट्रिंग है, तो P अपॉन H यानी x बाई एल। तो साइन थीटा को पुट कर दीजिए x बाई एल। अब जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू स्क्वायर एल या अभी लिखने दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ये x यहाँ आ जाएगा और इक्वल्स टू टी। आंसर हम लिख करके फिर मिलाते हैं, क्यू स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यूब, क्यू स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यूब। फ्रेंड्स यही है आपका आंसर। और इस वक्त तक आपके द्वारा जितने प्रॉब्लम्स पूछे गए, हमने उसे इजी या डिफिकल्ट न समझ के बना दिया है। कोई भी डिस्कशन करना हो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, जैसा कि आप कर भी रहे हैं। 39 नंबर लेक्चर फिनिश हुआ। 40 नंबर लेक्चर में या तो कुछ हमसे प्रॉब्लम आप पूछ लीजिए या कुछ और प्रॉब्लम हम एक्स्ट्रा बतलाने वाले हैं। इतना करके हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब लॉकडाउन कब फिनिश होगा, क्लास कब से स्टार्ट होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिल चुका है कि पहला टॉपिक बहुत शानदार तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। आप जल्दी से फेयर कीजिए और टेस्ट के लिए तैयार होइए कि कब आपको टेस्ट देना है। टेस्ट का तरीका इस बार बस क्लासरूम की तरह होगा, केवल आपको घर बैठ के देना है, यहाँ आप आके देते थे। ओके, थैंक्स।